ये आकाशवाणी है। चट्टान से चट्टान तक प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक चट्टान से चट्टान तक। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। ऊंची जाति। कौन है ऊंची जाति वाले? मैं? हाँ, मैं ही तो हूं। मुझे कहा सौमित्र ने ऊंची जाति वाला? मुझे, जिसको उसने प्यार किया, जिसके लिए उसने जीवन में कभी ठहराव नहीं आने दिया, उसी ने ये मखौल उड़ाया मेरा। एक क्षण में कर दिया अपने को नंगा। नहीं नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। सौमित्र ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वो बहुत त्रस्त है, टूट गया है वो। जो कोई भी उसके स्थान पर होता वो टूट ही जाता। एक्सक्यूज मी दीदी, डॉक्टर साहब का बॉक्स तो यहीं रह गया। वो रहा, ले जाओ। थैंक यू दीदी। कितने मरीज आ गए हैं आज और डॉक्टर साहब अकेले हैं। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सबको बचाने की। ग्रेट, ही इज रियली ग्रेट। ही इज ग्रेट, ही इज रियली ग्रेट। ये मुझसे अधिक और कौन जान पाएगा। लेकिन इसी महानता के नीचे कहां छिपी रहती है वो हीनता, जो चोट खाते ही सब कुछ को लील कर ऊपर आ जाती है और तब तक के संचित अमृत को जहर बना देती है। वो इस महामारी से लोगों को बचा सकता है, लेकिन क्या अपने को बचा पाएगा अंतर की उस महामारी से जिसने कन खजूरे की तरह उसकी चेतना में अपने पंजे गाड़ दिए। बीवी जी, बेबी सो गया। हाँ, सो गया? ठीक है। मैं अस्पताल जा रही हूँ, बरामदा साफ करना है। आज तो और भी मरीज आ गए हैं, जमीन पर लिटाना होगा उनको। बहन जी, साहब ने कहा है कि वे लंच पे नहीं आएंगे। काफी मंगाई है, फ्लास्क में गर्म पानी भर दीजिए। गर्म पानी तैयार है, अभी भरे देते हैं। बहन जी, आज तो अस्पताल में बुरी हालत है। बेड नहीं, दवा नहीं, मरीज जमीन पर लेटे हैं। प्रमोद दवा लेने के लिए शहर गया है। बस मैं हूँ, मार्था सिस्टर है और डॉक्टर है। बहन जी, पानी आपके पैरों पे गिर रहा है, जलता पानी। कुछ नहीं। ये लो फ्लास्क, और ये रहा दूध। चीनी और कॉफी के डब्बे ये रहे। सब ले जा सकोगे? क्यों नहीं ले जा सकूंगा। कॉफी और चीनी के डिब्बे जेब में रख लेता हूँ, एक हाथ में फ्लास्क और एक में दूध। बहन जी, लोग अब डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ करने लगे हैं, लेकिन आपके बारे में यही कहते हैं कि आपको डॉक्टर साहब से शादी नहीं करनी चाहिए थी, खासकर औरतें। इनकी अकल गुद्दी के पीछे होती है ना। जाओ, देर हो जाएगी। मैं भी तो औरत हूँ। पर आप औरों जैसी नहीं हैं, जैसे डॉक्टर साहब औरों जैसे नहीं हैं। सौमित्र अभी तक नहीं आया। 12, 1, 2, कोई वक्त है आने का। मुझे नींद आ रही है और वो मरीजों के कराहों के बीच कर्तव्य की सूली पर लटका है। इस पर भी तो कोई जीने नहीं देता। हर आदमी को जैसे हमारी चिंता है, हर आदमी जैसे हमारे बारे में विचार करता है, जैसे हमारे अतिरिक्त सारा संसार एक बहुत बड़ा न्यायालय है और वो सभी न्यायाधीश हैं। कटघरे में खड़े हैं केवल 2 प्राणी, सौमित्र और शालिनी। सौमित्र और शालिनी।
मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, शालिनी, शालिनी, नहीं, ये तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। शालिनी, शालिनी, आंखें खोलो, तुम सपना देख रही हो। कौन? सौमित्र? हाँ? तुम कब आए? मैं सो गई थी शायद। ओह, कैसा भयानक सपना देखा मैंने। एक विशाल खुली अदालत है और कटघरे में खड़े हैं हम दोनों। हजारों लाखों उंगलियां उठ रही हैं हमारी ओर। क्रुद्ध जज कह रहा है, इन दोनों के बीच में लोहे की जलती दीवार खड़ी कर दो। और तभी शून्य में से एक दीवार उभरती है। मैं कांप जाती हूँ, क्योंकि वो दीवार नहीं है। वो क्या है वो एक नारी है, बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली मुक्त केशी नारी। वो मुझ पर झपटती है, मैं चीख उठती हूँ। शालिनी, वो संतोष है। संतोष। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आता हूँ विराज, मैं जरा अस्पताल। मुझे डर लगता है समझ, मुझे डर लगता है। डरो नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। कुत्तों का भौंकना अपशगुन माना जाता है, तभी तो कस्बे पर मौत की छाया पड़ रही है। मौत की छाया या संतोष की छाया? नहीं, उसकी नहीं। वो तो कितनी शांत, कितनी सौम्य थी। हाँ, क्या सवेरा हो गया? कौन है? भैया, आप इतने सवेरे यहाँ? हाँ, यहाँ आने का अधिकार तो नहीं था, पर मजबूर हो गया। किसने मजबूर किया आपको? निर्मला ने। वो आखिरी सांसें ले रही है। क्या हुआ भाभी को? टाइफाइड था पहले, फिर पीलिया हो गया। घर में कोई नहीं है देखभाल करने वाला। अस्पताल में तो सब हैं, वहीं ले जाओ। ले गया था, पर वहां तो कोई बेड तक नहीं है। जमीन पर पड़े हैं अधिकतर मरीज। आपकी पत्नी भी उनके साथ लेट जाएंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी? छोटे होने का प्रश्न नहीं है शालिनी, वो इतनी दुर्बल है कि लेट नहीं सकेगी। ये झूठ है। नहीं शालिनी, ये सच है। जब सारे प्रयत्न बेकार हो गए तभी तुम्हारे पास लाया हूं। मेरे पास लाए हो? यहाँ? इस समय आप उन्हें यहाँ लाने का साहस कैसे कर सके? मौत जब सर पर मंडरा रही हो तो आदमी तर्क नहीं करता। मैं मौत की नहीं, जिंदगी की बात करती हूँ। उन्हें अस्पताल ले जाओ। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ। जानती हो, निर्मला तुम्हें कितना प्यार करती है। तुम्हारे लिए वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तुम्हारे लिए वो पिताजी से लड़ पड़ी थी। ये सब बताकर मुझे कमजोर बनाना चाहते हो? कहाँ है वो? बरामदे में। देखती हूँ। भैया, ये तो पहचान में भी नहीं आ रही। क्या कर दिया है तुमने भाभी को? अब देखते क्या हो, अपने सेवक की सहायता से इन्हें पीछे के कमरे में ले जाओ। शालिनी, मैं तुमसे तर्क करना नहीं चाहता, करने का समय भी नहीं है। तुमने वही किया जो तुम कर सकती थी, मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम्हारी भाभी यहां है। तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया था? मैं तुमसे तर्क करना नहीं चाहता। तुम्हारे नीति वाक्य में सुनते सुनते थक गया हूं। सचमुच में थक गया हूं। जानती हो मुझ पर क्या बीत रही है? जानती हूँ। नहीं जानती। जानती होती तो ये सब न करती। मैं जा रहा हूं। आज से अस्पताल ही मेरा घर होगा।
मरीजों को मेरी जरूरत है। केवल एक बात पूछूंगी, क्या तुम्हारा दर्द मेरा दर्द नहीं है? क्या तुम्हारे साथ मैं भी नहीं टूटी हूं? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने दोनों ओर से प्रताड़ित होकर दोहरी चोट सही है? तुम क्रोध कर सकते हो, पर मेरे लिए तो वो मार्ग भी बंद हो चुका। मैं किसी पर क्रोध भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझ पर कर सकती हो, मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये तुमने कहा सौमित्र? ओह सौमित्र। रोगी का कमरा ठीक कर दिया है दीदी, इंजेक्शन भी दे दिया है, ग्लूकोज विराज लेकर आ रहा है। खून देने की जरूरत हो सकती है, डॉक्टर साहब से सलाह करूंगी। दीदी आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है, आप बैठ जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ। सिस्टर, खून की जरूरत हो तो मेरा ले सकती हो। मेरा खून ही शायद उन्हें रास आएगा। कोई जरूरी नहीं है दीदी, मैंने आपकी कहानी सुनी है, डॉक्टर साहब के दर्द को भी पहचाना है। वैसा दर्द मैंने भी सहा है। मैंने भी किसी से प्रेम किया था। मैं हूं आदिवासी नारी और वो था उच्च वर्ण का एक लेखक, सुंदर, स्वस्थ और प्रियभाषी। हम लोगों की करुण कहानी लिखी थी उसने। न जाने कैसे कैसे स्वप्न देखे थे हम दोनों ने, कैसे कैसे एक दूसरे को पाया था। कितनी गदगद हुई थी मैं उसके बच्चे की मां बनने की संभावना देखकर। लेकिन उसका व्यवहार उसी दिन से बदलने लगा था और एक दिन वो एकाएक गायब हो गया था, कभी न लौटने के लिए। मेरे पवित्र निश्चल प्रेम के बदले में घृणा ही दी उसने मुझे। एक चेहरे पर 1000 चेहरे लगाने वाले ये ढोंगी, इनसे घृणा ही की जा सकती है। मैंने उसके बच्चे को नष्ट कर दिया। तुमने बच्चे को नष्ट कर दिया? उस विश्वासघाती के बच्चे की मां बनती मैं, एक और विश्वासघाती को जन्म देने के लिए? कभी नहीं। मार्था, इतनी घृणा मन में लेकर नर्स का काम कैसे कर लेती हो? शुरू शुरू में रो पड़ती थी, पर प्रभु यीशु की शरण में आकर बड़ी शांति मिली। बार बार एक प्रश्न कौंधने लगा मेरे मन में, यदि मैंने भी वही काम किया जो उसने किया था तो जीत उसी की होगी, और मैं उसकी जीत नहीं सह सकती थी। सचमुच तुमने उसे जीतने नहीं दिया मार्था, जीती तुम। सब प्रभु यीशु की कृपा हुई। अच्छा, आप चलूं। डॉक्टर साहब बहुत दुखी हैं, पर मरीजों के प्रति वैसे ही करुण और कर्तव्यपरायण हैं। उन्हें शक्ति चाहिए, प्यार की शक्ति। वो केवल आप ही दे सकती हैं उन्हें। सिस्टर, डॉक्टर साहब बुला रहे, जल्दी। बेड नंबर 3 की हालत बहुत नाजुक। मैं अभी जा रही हूँ। मैं भी ग्लूकोज लेकर आ रहा हूँ, तुम चलो सिस्टर। अरे हाँ दीदी, आज शायद नए डॉक्टर आ जाएं। हमारे डॉक्टर साहब को कुछ तो चैन मिले। सारा दिन सारी रात कभी यहाँ कभी वहां, जरा भी बैठने नहीं देता कोई। विराज जल्दी आओ। आया, अभी आया। चारों ओर दर्द भर रहा है। ऐसे में किससे कहूं मैं अपना दर्द? मुझे और किसी की नहीं, केवल सौमित्र की चिंता है। क्या मैं लौटा पाऊंगी अपने सौमित्र को? कितनी यातना सह रहा है वो। किसी को यातना सहते देखने की यातना से भयंकर यातना होती है कोई। मैं क्या करूं? क्या उन्हें पत्र लिखूं? ठीक है, मैं उन्हें लिखूंगी। वैसे सीधे डायरेक्टर को भी लिख सकती हूँ। यही करती हूँ, अभी लिखती हूँ। कोई है? क्या है भाभी? अभी आई। भाभी, आंखें खोलो।
कहाँ हूँ? डॉक्टर सौमित्र के घर में। जी कैसा है? पता नहीं, ठीक ही होगा। प्यास बहुत है। तो पानी लो। ये लो। मुंह खोलो। हाँ, और दो। लो। शालिनी, जरा तकिया तो ठीक कर दो। हाँ हाँ, बस अब तुम मेरे पास ही रहना, कहीं जाना मत। मैं ठीक हो जाऊंगी ना? डॉक्टर कब आएंगे? अभी गए हैं तुम्हें देखकर। अब तो रात को ही लौटेंगे। मरीज बहुत है ना। अच्छा अच्छा, मैं सो जाऊं जरा। दरवाजे पर खड़ा है कोई? वो कोई नहीं है भाभी, सो जाओ जरा। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं। कहाँ वो लावण्यमय निर्मला, कहाँ ये पीतवर्ण ढांचा? क्या वो निर्मला फिर लौट आएगी? क्या जो बीत जाता है लौट सकता है? ओह, मैं पत्र तो लिख दूं, ट्रांसफर हो जाए तो। कौन? मैं हूँ दीदी। कैसी है मिसेस निर्मला? अब कुछ देर मैं बैठती हूँ यहाँ। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए। अकेले बैठे कॉफी पी रहे हैं वो, कुछ ले जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि वहां जाने के लिए कोई बहाना चाहिए, समझी? आपका प्यार ही उनका संबल है, कंजूसी ना कीजिए उसे देने में। तुम फिर जीत गई मार्था। अभी जाती हूँ मैं। हम सदा हार जीत की भाषा में ही क्यों सोचते हैं? जिंदगी क्या केवल हार जीत का खेल है? वो तो निरंतर खोज है, ऊंचे और ऊंचे जीवन की। और वो उच्चतम जीवन क्या है कहीं? अरे कौन? आप कौन हैं? किसे चाहते हैं? यहाँ मेरी पुत्रवधू निर्मला है। वो आपके बेटे की वाइफ है? यानी आप दीदी के फादर हैं? मैं क्या हूँ और क्या नहीं इसकी चिंता छोड़ो, बताओ बहू कैसी है? पहले से ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक होने में भी कुछ समय लगेगा। बैठिए ना आप। नाराज क्यों हो रहे हैं? दीदी आती ही होंगी। मैं तुम्हारी दीदी से मिलने नहीं आया। ये किसका बच्चा है? शालिनी का। कितना सुंदर, कितना प्यारा है। किसी का बच्चा हो, आपको इससे क्या? आप जा सकते हैं। जा रहा हूँ। इतना कह देना बहू से कि मैं गांव लौट रहा हूँ। अब रहने के लिए उसके घर में नहीं जाऊंगा और ना ही वो मेरे घर में आ सके। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ ये सब बताने के लिए। जब ये आपके घर जाएंगी तब बता दीजिएगा। ओह, इतना अभिमान। छोटी जात की छोटी। अभिमान और छोटी जात वालों को? अभिमान तो आप बड़ी जात वालों की हड्डियों को चिचोड़ रहा है। ऊंची जात, नीची जात, जात और जात। आदमी कहाँ खो गया है इस तिलिस्म में? सौमित्र डार्लिंग, क्या है? ये एकांत में बैठे क्या सोचते रहते हो हर क्षण? सुनो, एक बात कहूं? अब कह भी दो। सौमित्र, तुम मेरे साथ भाग चलो। चलो उठो ना, हम अभी भाग चले। क्या बेकार की बातें करती हो? भागने का मजा बेकार नहीं होता। देख लेना, एक दिन फिर भगा ले जाऊंगी तुम्हें। अच्छा उठो ना, वो लोग अब जा रहे हैं। देखो, है ना चमत्कार? भाभी जैसे किसी स्वास्थ्यवर्धक स्थान से स्वास्थ्य लाभ करके लौटी हूँ। स्थान स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता शालिनी, स्वास्थ्यवर्धक होता है किसी का सान्निध्य। डॉक्टर, आप दोनों ने मिलकर मुझे फिर से जीवन दिया है।
पुनर्जन्म से भी बड़ी वस्तु है ये। इसी खुशी में मैंने प्रस्ताव किया था कि आओ हम दोनों कहीं भाग चले। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ, लेकिन हमें यहाँ से चले जाने दो, फिर भागना। सच डॉक्टर, कैसे धन्यवाद दूं आपको। शालिनी से पूछ लो, उसी का हक है। और मेरे हक में जैसे तुम्हारा तो कोई हिस्सा है ही नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए एक कमीशन बैठाना होगा। जी करता है हंसती जाऊं, बस हंसती ही जाऊं। और मैं उड़ती रहूं, उड़ती रहूं, दरिया, जंगल, पर्वत, आकाश सब कहीं, एक मुक्त चिड़िया की तरह। अच्छा डॉक्टर, आप धन्यवाद नहीं लेते तो ना लीजिए, लेकिन मेरा निमंत्रण तो स्वीकार कीजिए। पिताजी अब मेरे पास कभी नहीं आएंगे। उन्होंने हमें मुक्ति दे दी है और हमने उन्हें। इसलिए जब मन करे तभी आ जाएं। इसका उत्तर भी शालिनी ही दे सकती है। सारे उत्तर इसी क्षण पा लेना चाहते हो? कुछ तो अजन्मे भविष्य के लिए छोड़ दो। अच्छा डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार शालिनी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार शालिनी। नमस्कार। नमस्कार। जी करता है सब कुछ फिर से शुरू करो। हाँ? कहाँ खो गए सौमित्र? क्या सोचने लगते हो एकाएक? सोच रहा हूँ निर्मला के स्थान पर संतोष होती तो कितनी खुशी होती मुझे। होती? सच? तुम्हें शक है मुझ पर? मैं तो पूछता हूँ बस, और तुम हो कि मेरी हर बात का अर्थ निकालने लगती हो। डॉक्टर? क्या बात है मार्था, कोई नया मरीज आया है? नहीं डॉक्टर। तो कौन आया है? नए डॉक्टर और नई नर्स। हाँ, आंधी समाप्त हो गई तो वर्षा भी आ गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अब तो निश्चय ही तुम्हें लेकर भाग ही जाऊंगी। कहीं भी भाग चलो, छाया से मुक्ति नहीं मिल सकती। मिल सकती है यदि हम छाया को जान लें और उससे बचने का विचार छोड़ दें। छाया से भागने का अर्थ है अपने से भागना। फिर वही दर्शन, फिर वही उपदेश। तुम लोग चलो मार्था, उन लोगों से मिले। मैंने सौमित्र को बिल्कुल खो दिया। वो नहीं लौट सकता। अब लौट सकता है यदि आप सचमुच ही उन्हें भगा ले जाएं। जितना जिंदगी को पकड़ने और बचाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही वो फिसलती जाती है। हर प्रयत्न के बाद लगता है जैसे मैं हवा में निरर्थक हाथ मारती रही हूँ। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। मैं अब दिवालिया हो गई हूँ। इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं सोचूंगी। बस मुक्ति दे दूंगी उसे। कुछ भी बचाने की कोशिश नहीं करूंगी। यहीं समाप्त हो जाएगी ये कहानी और यहीं नाम शेष हो रहेगी वो शालिनी जिसने कभी प्यार किया था। कितनी पीड़ादायक होती है ये मुक्ति, कितनी छटपटाहट भरी है इसमें। सह पाऊंगी मैं इसे? नहीं सह पाऊंगी। शालिनी, शालिनी, शालिनी डार्लिंग। ये क्या? ये कैसा बच्चों का सा उल्लास? क्या मेरा सौमित्र फिर वही बच्चे जैसा हो गया? कैसे? शालिनी डार्लिंग, डार्लिंग, ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। क्या सच? ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर हो गया? चलो चलो, आज ही चलो, सामान फिर आता रहेगा। चार्ज लेने से पहले एक सप्ताह तक खूब दौड़ लेना चाहता हूँ। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक नगर से दूसरे नगर तक, एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक, एक आकाश से दूसरे आकाश तक। ओह जीवन कितना सुंदर, कितना मोहक। अब सोचो नहीं शालिनी, भाग चलो, इसी क्षण भाग चलो। लाओ अपना हाथ मुझे दो। रुको, भागो नहीं। ना, अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा।
चट्टान से चट्टान तक। अभी आप श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ और ध्वनि संयोजक थे सुदर्शन कुमार और के नरूला। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश्वर नाथ, वीणा होरा, BR नागर, राजगुप्त राजीव, श्याम अरोड़ा, कमला कुमारी चोपड़ा, कुसुम मिश्र, गुलशन कपूर, माला गुप्ता और शर्मिला मलकानी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।